जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपने YouTube चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन जो है उसे ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली कम से कम टाइम लूँगा मैं, और उस टाइम में मैं आपका ये जो टॉपिक है, ये जो बुक है, इस बुक के तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, रिविजन वाइज एज अ समरी वाइज करेंगे, बट तुम्हारे पेपर में बहुत काम आ जाने वाला है वो एज वेल। इसकी अगर PDF चाहिए हो कमेंट में PDF टाइप कर दो। ठीक है, एंड कोई अनदर हेल्प चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। ठीक है, और बाकी PDF मेरे को बनाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही PDF कमेंट कर देना। और कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है, मेरे से समझा हुआ अच्छा लगता है, और कोई भी सब्जेक्ट है जो तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो जस्ट टाइप करो और लिख दो बाय हर्ष सर। ठीक है, DU सोल लिखने के बाद लिख देना आप DU सोल, देन अपने सब्जेक्ट का नाम, देन लिख देना बाय हर्ष सर। एंड PDF एंड वगैरह कोई भी एक्सेट्रा इस टाइप की आपके सामान के लिए आपको कहाँ ज्वाइन होना होगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल एज वेल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश है जिसका नाम है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। इसका आपका एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कॉमन सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी आप सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हमें इसमें पहले चैप्टर है हमारा जिसका नाम है एक्सपेक्ट्स ऑफ द नोवेल बाय E.M. फ्रॉस्टर। इनके द्वारा ही E.M. फ्रॉस्टर, इन्होंने 7 एस्पेक्ट्स दिए थे नोवेल के लिए, तो वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ पे कि दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लेक्चर विच ही गेव इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहाँ पे दिया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था कि इन्होंने हमारे E.M. फॉस्टर साहब ने। ठीक है, फॉस्टर वाज अ ग्रेट नोवेलिस्ट। E.M. फॉस्टर बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े अच्छे नोवेलिस्ट थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉस्टर नोवेल इज मोर फ्री देन द अदर लिटरेरी फॉर्म्स लाइक पोएट्री और ड्रामा। जैसे पोएट्री है ना, और ड्रामा अगर किसी को लिखने को मिले, पोएट्री या फिर ड्रामा अगर किसी को लिखने को मिले, तो उन सब में से देखा जाए तो नोवेल एक बहुत ही ज्यादा फ्री है, रिजिड नहीं है ज्यादा, है ना, रिजिड नहीं है ज्यादा, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होती बनाने में, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रहती है कि ये चीज ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। नोवेल्स को आप लिख सकते हो फ्रीली, ठीक है, इनके मुकाबले। ठीक है, लैक रिजिड स्ट्रक्चर्स एंड अलाउज डीप मेंटल एक्सप्लॉयटेशंस बिकॉज इट लैक रिजिड स्ट्रक्चर्स एंड अलाउज, ठीक है, हाँ, एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, इन्होंने ये भी लिखा है नोवेल बहुत ज्यादा वर्ड्स की भी हो सकती है, 50,000 वर्ड्स तक की भी हो सकती है ना भाई। क्लासिफाइंग नोवेल्स बाय डेट्स और पीरियड्स, इन्होंने एक बात और लिखी थी, इज यूजलेस। नोवेल्स को ऐसे मत पढ़ो कि पहले ये पढ़ लिया फिर उसके बाद ये वाली डेट आनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मत पढ़ो। ठीक है भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बनाना जरूरी नहीं है नोवेल्स को, ये भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, एस्थेटिक शुड फोकस ऑन द कंटेंट। उनको क्या होना चाहिए, जो भी नोवेल लिखता है उन्हें किसमें फोकस किसमें करना चाहिए? कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे नहीं, क्योंकि ना कंटेंट पे फोकस करने से नोवेल के अंदर जो चीज है उसको समझो। ठीक है, जो एक राइटर समझाना चाहता है उस चीज को समझो। ठीक है, उसके बाद इनके 7 एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे नोवेल के? स्टोरी, कैरेक्टर, पीपल, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। एक एक करके हम सबको समझ लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं स्टोरी को। सॉरी, कोई आ गया था, है ना। स्टोरी को पढ़ते हैं। तो स्टोरी की डेफिनेशन, अच्छा स्टोरी मतलब तुम क्या समझते हो? स्टोरी तो वही कहानी है ना भाई। देखो, फ्रॉस्टर के मुताबिक स्टोरी नोवेल का सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक हिस्सा होता है। कैसा सबसे बेसिक हिस्सा होता है? ठीक है, ये वक्त के मुताबिक चलता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये चीज हुई। जो किसके सीक्वेंस में चलता है? इवेंट्स के सीक्वेंस में चलता है। इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, है ना। इसका मकसद रीडर के अंदर या सवाल जगाना हो रखा है। मतलब जो पढ़ रहा होता है ना, जो पढ़ रहा होता है, जो पढ़ेगा, जैसे हम जो पढ़ रहा होता है उसे क्या कहते हैं? रीडर, है ना। वो जो भी रीडर है उसके दिमाग में एक सवाल हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सवाल हमेशा होना चाहिए। स्टोरी का मतलब क्या है कि ये सबसे बेसिक चीज है, ये इवेंट सीक्वेंस वाइज चलता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड जो भी इसे पढ़ रहा होगा उसके मन में हमेशा सवाल रहना चाहिए, भाई आगे क्या होगा यार, ये तो बिल्कुल ही हारने वाला है हीरो, अब क्या होगा, है ना। एक स्टोरी में ये चीज होती है, सवाल जगे रहना चाहिए, ये आपका स्टोरी रहता है। ठीक है, इन्हें एक लाइन में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे डिकन्स के, अच्छा सॉरी मैं गलत एक्चुअली क्या था, मैं दूसरी लाइन पढ़ने लग गया था। इसका मकसद रीडर के अंदर सवाल जगाना होता है कि आगे क्या होगा, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, है ना। ये लिखकर आना, ठीक है, कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन रीडर के माइंड में हमेशा होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए 1001 नाइट्स, अच्छा
इन्होंने इसमें एक एग्जांपल दिया है 1001 नाइट्स, एक नोवेल है उसके ऊपर। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टर या फिर पीपल। कहानी के अंदर कैरेक्टर या फिर पीपल। कैरेक्टर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका राउंड कैरेक्टर, एक होता है आपका फ्लैट कैरेक्टर। अब राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है? देखो, राउंड फ्लैट कैरेक्टर वो होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और पूरी कहानी में बदलते नहीं है। मतलब जो कैरेक्टर अभी है ना, जैसे कि देखो, एक कैरेक्टर में एक हीरो है, उस हीरो की एक नोवेल में एक हीरो है और उस हीरो की एक मम्मी जी है ना। तो वो मम्मी जी पूरी कहानी में नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि कभी बुरा हो रही है कभी अच्छा हो रही है, इसके लिए नहीं, है ना। हमें पूरी कहानी में इसकी मम्मी थी और इसकी मम्मी के किरदार में उन्होंने पूरी कहानी बदल दी, इसकी कोई दुश्मन नहीं बनी वो, है ना। इन्हें एक लाइन में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे हमने बोला हीरो की माँ, बस खत्म, हीरो की माता जी, है ना। अब लेकिन एक होते हैं राउंड कैरेक्टर्स। हु आर द राउंड कैरेक्टर्स? ये राउंड कैरेक्टर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इन्हें समझना भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है भाई। क्योंकि ये असली इंसानों की तरह कहानी के साथ साथ, स्टोरी के साथ साथ इनका मूड चेंज होता रहता है, बदलते रहते हैं, है ना। क्योंकि आज आपका दोस्त कैसा है कल वो कैसा होगा। मैं आपकी दोस्ती पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना भाई। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बदलते रहते हैं, इनके साथ साथ बदलते रहते हैं। इन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, दे कांट बी प्रेडिक्ट, ठीक है। इन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता किन्हें, राउंड कैरेक्टर्स को। चलो, हमने कैरेक्टर के दो पार्ट्स पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं प्लॉट। प्लॉट क्या होता है भाई? तो प्लॉट होता है, प्लॉट और स्टोरी, मतलब देखो प्लॉट क्या होता है, प्लॉट और स्टोरी में फर्क है। जहां स्टोरी सिर्फ वक्त पर चलती है वहां प्लॉट कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि क्या हुआ और इसका नतीजा क्या निकला। प्लॉट का मतलब है क्या हुआ और इसका क्या नतीजा निकला। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? प्लॉट का मतलब है क्या हुआ एंड इसका नतीजे क्या क्या निकला। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे स्टोरी थी कि राजा मर गया, स्टोरी थी कि राजा मर गया एंड इसका इफेक्ट क्या हुआ, राजा मर गया और फिर रानी भी मर गई। लेकिन ये तो देखो स्टोरी थी, स्टोरी मैंने पूछा भाई क्या स्टोरी सुनाने वाला बस तुम, तो उसने बोला स्टोरी में सर राजा था, राजा के साथ कुछ हुआ एंड राजा मर गया फिर रानी भी मर गई। प्लॉट में ये होता है कि पहले राजा मरा, किस वजह से मरा वो बताओ, फिर रानी किस वजह से मरी, राजा मर गया और उसके बाद रानी इतनी दुख में चली गई कि रानी भी मर गई राज उसकी वजह से। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है प्लॉट में। समझ आ रहा है आपको मेरे एग्जांपल के द्वारा? एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद बेसिकली प्लॉट आपके कॉज एंड इफेक्ट को दर्शाता है कि कहानी में क्या होता है, किस वजह से होता है, इन सबको, ठीक है। अब है फैंटेसी, कल्पना। बेसिकली फैंटेसी का मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, है ना भाई। कि जितना तुम सोच सकते हो, कुछ मैजिकल सुपर पावर्स इस टाइप की चीजें सोच लो। पर जरूरी नहीं है हर बार तुम यही सोचो, कि बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे किसी को कुछ सपना आया और वही चीज उसके साथ कल हो गई कहानी के अंदर, मैं बता रहा हूँ। देखो मतलब फैंटेसी ये हो गया टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग, novelist use, या to make the novel more interested, novelist use the magical and supernatural चीजें, मतलब कहानी के अंदर ऐसी मैजिकल और सुपरनेचुरल चीजों का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कहानी में उसे ऐसा, मतलब जैसे आपने एवेंजर्स देखी होगी, उनकी कहानी क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके पास सुपर पावर्स आ जाती है। वो सारी खैर फिक्शनल होती है ना, दिमाग असलियत में नहीं होती, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें जादू ही हो, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा फैंटेसी क्या होता है, ओके। अब आ जाता है आपके प्रोफेसी। प्रोफेसी क्या हो जाता है मेरे भाई? प्रोफेसी का मतलब होता है, ये फैंटेसी से थोड़ा गहरा है, इसका मतलब सिर्फ फ्यूचर बताना नहीं है। मतलब प्रोफेसी का मतलब सिर्फ फ्यूचर बताना नहीं है, एक गहरी बात। जब स्टोरी में कोई भी इंसान एक गहरी बात कहता है ना, उससे इसका मतलब है, कहने का मतलब है देखो, बल्कि किरदारों के यूनिवर्सल सच्चाई को दिखाना है, ठीक है। एंड इसमें क्या लिखा है, जैसे डोस्टोवेस्की के नोवेल में किरदार, देखो अब आपका प्रोफेसी क्या होता है, इसमें आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसके यूनिवर्सल ट्रूथ, उसकी यूनिवर्सल सच्चाई को दिखाना होता है, ठीक है। वो कैरेक्टर कैसा है असल में, ठीक है, वो कितना अच्छा है कैसा है, कहने का मतलब है, मतलब कैरेक्टर्स की अंदरूनी सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है कैरेक्टर। मतलब देखो एक कैरेक्टर है ना, उससे ज्यादा उसके अंदर दिखाया जाता है कि वो कितना सॉफ्ट है, उसकी आवाज में एक अलग सी गूंज होती है ना। उसकी बातों को एक निशानी मान के रह जाए। जैसे थेनोस, मैं बताता हूँ प्रोफेसी मतलब, जैसे थेनोस, जैसे किसी ने मार्वल अगर देखी हो तो उसमें थेनोस एक डायलॉग बोलता है कि इंसान अपने बीते चीजों को चाटता है ना, ऐसा कुछ इसमें डायलॉग था। तो वो भी है ना, ये भी प्रोफेसी में आता है कि वो उसकी थिंकिंग क्या थी, उसकी थिंकिंग ये थी
कि सारे पूरे जो यूनिवर्स है उनको खत्म कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, है ना, जितने भी लोग पीपल है उनको आधा कर दूंगा और बाकी दुनिया बचे हुए रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज कर पाएगी। ऐसा सोचना था थेनोस का। तो यहाँ पे थेनोस की थिंकिंग को दिखाया जा रहा है कि वो कितना अच्छा अंदर अंदर तक अच्छा है और अच्छा सोच सकता था, लेकिन था कौन, वो विलन था। तो एक कैरेक्टर को यूनिवर्सल सच्चाई जो उसमें दिखाई, ये होता है प्रोफेसी में। जितना बेटर एग्जांपल दे सकता था मैं दे दिया, ठीक है। अब पैटर्न क्या होता है, पैटर्न और रिदम दोनों अलग अलग चीज है। तो पहले मैं क्या पढ़ाऊं, पैटर्न पढ़ाऊं, रिदम पढ़ाऊं? चलो रिदम पढ़ते हैं। रिदम एक म्यूजिक की तरह है कि बार बार आता है, बार बार जाता है कहानी में। मान के चलो कहानी में क्या हुआ कि देखो एक छोटा बच्चा है एंड उसको उसकी मॉम एक लॉकेट गिफ्ट करती है ना भाई, क्या गिफ्ट करती है, एक लॉकेट छोटा सा, है ना, ये लॉकेट है गले में पहनने का, है ना, तो ये गिफ्ट किया। तो जब वो नर्सरी में थी तब उसे गिफ्ट किया था, ठीक है। एंड जब वो बच्ची स्कूल नहीं जाना चाहती थी, वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो उसकी मम्मी ने बोला ये लॉकेट अपने पास रखो, कुछ भी होगा तो ये लॉकेट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। तो ये लॉकेट ने उसको क्या दी, हिम्मत दी, क्या दी, हिम्मत दी, ठीक है। अब कुछ टाइम बड़ा हुआ तो एंड अब देखते हैं कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही, तो अब वो फिर उस लॉकेट को देखता है और अब उस लॉकेट ने उसको क्या दी, आशा दी, क्या दी, आशा दी। मतलब अब उसको थोड़ी सी आशा दी कि काश मेरी माँ होती, या फिर ये मेरी माँ ने मेरे को ये लॉकेट दिया था। एंड जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो बच्चा ही बूढ़ा हो जाता है, तो ये लॉकेट अपने किसी पोते को दे देता है ना, एक निशानी के तौर पर दे दी। तो यहाँ पे देखो ये चीज एक बार बार आती है पर अलग अलग रूप से आती है ना, अलग अलग रूप से। पहले हिम्मत बन के आया, फिर आशा बन के, और अब एक निशानी बन जाती है ना। तो जो भी चीज बार बार आती है ना, एक ही चीज बार बार आती है अलग अलग रूप से, वो आपका रिदम हो जाता है। क्या हो जाता है, रिदम हो जाता है। समझ आ रहा है आपको? रिदम म्यूजिक की तरह होता है। ये वो मोटिव से सिंबल्स होते हैं, ये मोटिव से सिंबल्स होते हैं जो पूरी कहानी में बार बार आते हैं और नोवेल को एक अंदरूनी यूनिटी देते हैं, ठीक है। ये पैटर्न से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और पैटर्न क्या है, पैटर्न भी देख लेते हैं मेरे भाई। पैटर्न का तुल्लक नोवेल की बनावट है, नोवेल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कि नोवेल कैसा बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है। फॉस्टर के मुताबिक नोवेल एक शेप होता है जैसे रेतगढ़ी। जब एक किरदार, मतलब देखो नोवेल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब क्या मान के चलो क्या स्ट्रक्चर है। आप मार्वल्स वगैरह पता नहीं देखते हो, नहीं देखते होगे, नहीं तो मैं उसका एग्जांपल देता। मान के चलो कि कोई एक्स कहानी है, कोई एक कहानी है एंड उस कहानी में पहले ये ए है और ये बी है ना, ये ए है और ये बी है। पहले कहानी में ए बहुत अमीर होता है और दूसरी कहानी में ए गरीब होता है ना, ए गरीब होता है। लेकिन कहानी के एंड तक ए अब वो बहुत कंगाल हो जाता है और बी बहुत अमीर हो जाता है। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। ये कहानी का एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है कि कहानी में होना यही है ना। ये एक स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है। हो सके तो तुम्हारी इंग्लिश में ना इसकी डेफिनेशन है सबकी, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर आपका 4, 5 और 6, पेज नंबर आपका 4, 5 और 6 में, है ना। यही बुक है ना आपकी। बहुत सारे बच्चों से मैंने बुक्स मांगी बट किसी को भी सोल ने बुक नहीं दी थी, है ना। तो अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे से मांग लेना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, अगले चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक है, उन्हें पढ़ते हैं जाकर, ठीक है। और बुक से अगर रीडिंग लगानी हो लगा लेना, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ। अब हम आ गए हमारे अगले यूनिट, है ना, हमारे आनंद मठ, जिसका नाम है आनंद मठ। ओके, समझ आ रहा है आपको? ये किन्होंने लिखी थी, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओ बंकिम चंद्र चटर्जी, और इन्हें चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी, ठीक है। पब्लिश कब हुई थी, 1882 में हुई थी, 1882 में हुई थी। अच्छा, ये हिंदी और बंगाली की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, नोवेल है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तब इसका नाम हो रख दिया था अबे ऑफ ब्लिस, दी एबे ऑफ ब्लिस, ठीक है। वंदे मातरम भी इसी के अंदर है हमारा, ठीक है। चलो ये भी हमें पता चल गया। लिखी किसने थी वो भी हमने पढ़ लिया है। कहानी का नाम क्या है नोवेल का, आनंद मठ, ठीक है, आनंदा मठ, ठीक है। एक बंगाली नोवेल लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। अभी सब इसके बारे में समझते हैं। ये बंकिम चंद्र जी ने कब लिखी थी, क्यों लिखी थी? ये 1777 से 1777 में एक रिवॉल्ट हुआ था। रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह हुआ था, सन्यासियों का विद्रोह हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था देखो, 1764 के बाद यानी बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे टैक्सेस लेने की पावर्स हमारे ब्रिटिशर्स के पास आ गए थे। किनके पास आ गए थे? अंग्रेजों के पास आ गई थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के पास आ गई, तो अब इतना सारा टैक्स इन लोगों से दिया नहीं जा रहा था। तो भाई ये सब क्या कर रहे थे, अब इधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, कई लोग तो भूखे मर रहे थे, ठीक है। इतना इतना टैक्स देना इन्हें बस की नहीं थी। तो ये अपने शहर को, गांव को, जगह को सब छोड़ छोड़ के दूर दूर जा रहे थे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1770 से 1777 जो सन्यासी विद्रोह हुआ उसके ऊपर ये नोवेल लिखी है, जो कि कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद,
एंड एक फैक्ट बताऊं तो, फैक्ट नहीं मतलब अपने बारे में बताऊं तो मेरा भी गांव मुर्शिदाबाद में ही है। मैं एक बंगाली हूँ एंड मेरा गांव भी मुर्शिदाबाद में ही है। ठीक है भाई, ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है ना। चलो खैर ये तो बात की बात है। चलो मुर्शिदाबाद हो गया हमारा। अब ये क्या, हाँ अच्छा, ये जो रिवॉल्ट हो रहा था, ये सन्यासी विद्रोह जो हो रहा था, ये किसकी लीडरशिप में हो रहा था, किसके नेतृत्व में हो रहा था? नेतृत्व में ये पंडित भवानी चरण पाठक के नेतृत्व में हो रहा था। ठीक है, हमने कितनी बातें जानी। आनंद मठ, जिसका बंगाली और हिंदी का एक इंपॉर्टेंट नोवेल है। इसमें वंदे मातरम का भी वंदे मातरम भी इसी के अंदर है। इंग्लिश में जब इसे क्या था, एबे ऑफ ब्लिस कर दिया। आनंद मठ पब्लिश कब हुई थी? 1882 में। और इसमें कब की कहानी लिखी है? 1770 से 1777 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था मुर्शिदाबाद के आसपास के गांव में, वहां की विद्रोह है। किसके नेतृत्व में हो रहा था ये विद्रोह? पंडित भवानी चरण पाठक की लीडरशिप में। इस कहानी में सबसे पहले कौन है? महेंद्र है। कौन है? महेंद्र है। तो महेंद्र की बीवी देखो, महेंद्र की वाइफ कौन है भाई? वाइफ का नाम क्या है? कल्याणी। इनकी एक 6 से 7 महीने की बेटी थी सुकुमारी। कौन थी? सुकुमारी। ये एक पादाचीना नाम के गांव में रहते थे, पादाचीना नाम के। एंड महेंद्र एक बहुत बड़ा पैसे वाला जमींदार था, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी ये भूखे मर रहे थे भाई। भूख लग रही थी इन्हें। क्या लग रही थी? भूख। पैसे नहीं, पैसे तो थे इनमें, जमीन थी, पैसा था, बट इन पे खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने बोला ऐसे तो हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे, तो हमें जो देखो गांव के सारे लोग, कोई जंगल में जाके रहने लगा तो कोई शहर चला गया। तो इन्होंने भी सोचा कि हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे शहर। कहाँ जाएंगे? कोलकाता जाएंगे और वहां जाके कुछ खाएंगे भाई। इस गांव में तो अंग्रेज लोग नहीं जीने देंगे, तो हम शहर जाएंगे। लेकिन बोला गया अगर हम बाई चांस कोलकाता ना पहुंच पाए, ये रहते कहा था कि पादाचीना में, ठीक है, PADACHINA, ठीक है, यहाँ रहते थे। उन्होंने बोला अगर हम कोलकाता नहीं पहुंच पाए तो जंगल में ही कहीं रुककर आराम से वहां जो मिलेगा वो खा लेंगे। चलो इतना हुआ। तो ये 6 से 7 महीने की बच्ची हाथ में लेकर ये निकलते हैं कोलकाता की तरफ। अब भाई जब वो कोलकाता के लिए निकल जाते हैं अपनी बच्ची को हाथ में लेकर, तो देन वो ना उन्हें आसपास में बहुत छोटे छोटे गांव में दिखते हैं, जहां से पूरा बंजर गांव था, जहां से लोग या तो जा चुके थे या वहां के लोग गिरफ्तार हो चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये ना एक गांव में रुकते हैं, एक गांव में रुकते हैं। एंड वो कौन, हमारा महेंद्र अपने छोटी सी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तो वो आगे जाता है ढूंढने के लिए, एंड वहीं पे ना डाकू आ जाते हैं, कुछ डेकॉइट आ जाते हैं। क्या? डाकू, है ना। डाकू आके उनकी बच्ची और डाकू आके महे कल्याणी कल्याणी को और इनकी डॉटर को, इनके डॉटर कौन है? सुकुमारी को क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। ठीक है, और वो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। एंड देन जब महेंद्र वापस आता है तो देखता है कि कल्याणी और सुकुमारी और कल्याणी वहां पे नहीं है। एंड ये बहुत परेशान हो जाता है और फिर उन्हें ढूंढता ढूंढता आगे जाता है। एंड थोड़ी सी आगे जाता है तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, कौन ग्रुप? अंग्रेजों का ग्रुप आ रहा होता है, अंग्रेजों का सोल्जर्स का ग्रुप आ रहा होता है। एंड वो सोचता है कि भाई ये जो महेंद्र है ना, महेंद्र कौन है? महेंद्र उसी जो सन्यासी का जो रिवोल्ट चल रहा है उनके ग्रुप का मेंबर है, बट ये उनमें से नहीं था। तो वो महेंद्र को उस सन्यासी के ग्रुप का समझकर उठाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। एंड फिर महेंद्र तो गिरफ्तार हो गया ना, उन्होंने महेंद्र की कोई बात सुनी? उन्होंने एक भी नहीं सुनी, उसको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे ना, वो ये सन्यासी विद्रोह वालों से बहुत परेशान थे। ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों। अब जब कल्याणी और उसके डॉटर को, सुकुमारी को डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करने के बाद वो उसे कहीं ले जाते हैं। वो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बीच में ना अंग्रेजों की, वो उन डाकुओं की लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई, आपस में झगड़ा हो गया। तो वहीं पे कल्याणी को मौका मिला, कल्याणी अपनी बच्ची सुकुमारी को लेकर भाग गई। वो भागते जा रही है और बीच जंगल में उन्हें एक मठ दिखता है। क्या दिखता है? मठ, एक जगह दिखती है, आश्रम टाइप मठ। ठीक है, उस मठ में वो जाके बैठती है, मठ में जाके हेल्प मांगते हैं। तो वहां पे उन्हें कौन मिलता है? ये सत्यानंद मिलता है। सत्यानंद कौन है भाई? इसी मठ के हेड है। कौन है? हेड। और ये मठ किस चीज का आपको पता है? ये उन्हीं विद्रोही का क्या, उन सन्यासियों का मठ है, सन्यासियों का ग्रुप का एक मठ है। और इन्हीं सन्यासियों के मठ से वो अंग्रेज परेशान हो रखे थे, जहां पे ये दोनों माँ बेटी वहां पे पहुंच जाती है। और ये सन्यासी कैसे है? ये अपनी जो माता है, ये अपने घर वालों सबको भूलकर अपने माता एक ही को मानते हैं, यानी कि हम इंडिया, हम भारत को अपनी माता मानते हैं और इसके लिए मर भी सकते हैं। इन मठ वालों का ये कहना था, ये भारत को अपनी माता मानते हैं और इन्होंने संन्यास ले रखा अपने घर परिवार हर किसी चीज से। ठीक है, तो यही माँ बेटी इसी मठ में जाकर रुकती है। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आगे क्या होता है कि सत्यानंद जी इनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और बोलते हैं कि, और ये मत देखो, कल्याणी अपनी सारी बातें बताते हैं कि मुझे डाकू ने पकड़ लिया एंड ये हुआ, मेरा पति
नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब इन्हें देखो, ये लोग जो थे इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे खाने पीने का जुगाड़ करता हूँ, तुम दोनों माँ बेटे का। एंड अपने एक चेले भावानंद भावन नाम है इसका, इनका बुक में, अपने भावन को बोला कि इनके पति महेंद्र को ढूंढो। तो इनका बस कुछ देर का खेल था, इन्होंने पूरे जंगल, क्योंकि इनका सारा एरिया इन्हें पता था, पूरे जंगल वंगल में हर जगह बात फैलाई, और गांव के लोग भी इन्हें सपोर्ट करते थे, बिकॉज ये उनके लिए अच्छा था ना, गांव के लोगों के लिए। तो गांव के क्या होता है उसके बाद फिर उन्होंने ढूंढ निकाला महेंद्र को। फिर महेंद्र को वो इसके पास लेकर आए, इनके पास लेकर आए मठ के अंदर। एंड जब इन्हें पता, इन्हें ऑलरेडी ये भी पता था कि महेंद्र और ये कोलकाता जा रहे थे, इन्हें आसपास के एरिया के बारे में सब कुछ ऑलरेडी जानकारी रहता है, ठीक है। तो इनके गुप्तचरों की वजह से इन्हें महेंद्र का पता चला, फिर ये महेंद्र को मठ में लेकर आते हैं। एंड लेने के बाद अब पता चलता है कि इन्हें पता था कि महेंद्र का अच्छा जमींदार है, अच्छे पैसे वाला है, तो ये चाहते थे कि आप सन्यासी बन जाओ एंड हमारे मठ को ज्वाइन कर लो। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, सन्यासी का मतलब होता है कि अपना घर गृहस्थी सब छोड़ दो, बट महेंद्र को अपनी बीवी और अपने बच्चों से बहुत प्यार था, इस वजह से वो नहीं छोड़ सकता था। तो उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ा और अपने रास्ते वापस चल गया। तो इनसे इनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, तो वो अब वापस चल दिया। लेकिन अब होता क्या है कि अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये तो देखो, अब महेंद्र अपनी बीवी और बच्चों के साथ जंगल में निकल जाता है। तो महेंद्र की बीवी कल्याणी ने ना, अब ये मैं लाइन यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। महेंद्र की बीवी कल्याणी ने अपने पास ना एक जहर की पुटिया रखी थी, इमरजेंसी के यूज के लिए, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, क्या पता कोई उन्हें परेशान करे, उसको खिलाने के लिए कुछ भी। तो उन्होंने जहर की पुटिया रखी थी। अब वो गलती गलती से उसकी बच्ची खा लेती है, कौन, सुकुमारी है ना, वो खा लेती है उस जहर को, और उसकी बीवी भी खा लेती है उस जहर को, कौन, कल्याणी है ना, ठीक है। कौन, कल्याणी और सुकुमारी दोनों खा लेती है, ठीक है। महेंद्र की बेटी भी खा लेती है और कल्याणी, महेंद्र की बीवी कल्याणी भी खा लेती है, एंड वो दोनों अब मर जाते हैं। एंड अब महेंद्र देखता है कि ये दोनों तो मर गए, एंड कुछ टाइम बाद वहां पे पुलिस आती है, एंड वो फिर से महेंद्र को अरेस्ट कर लेती है, एज वो सोच के कि ये भी सन्यासी है, एक सन्यासी विद्रोह का लड़का है, सन्यासी विद्रोह का ग्रुप से है ये, इसे भी अरेस्ट कर लेती है। बट वो चिल्लाता रहेगा कि मेरी बीवी और बच्चे वहां पे डेथ है, कम से कम मुझे उनका अंतिम संस्कार तो करने दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो। अब वो तो उन्हें ले गया, ठीक है, वो बोलता है कि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे, प्लीज ऐसा नहीं करो, बट वो उसे जेल में ले जाते हैं। अब सुकुमारी और कल्याणी वहां पड़े हुए थे, तो सुकुमारी तो मतलब छोटी है, 6-7 महीने की, 7-8 महीने की थी। तो यहाँ पे एक साधु, वो एक और सन्यासी आता है, और वो देखता है कि सुकुमारी की सांसें चल रही है, मतलब छोटी बच्ची की अभी भी सांसें चल रही है। तो वो सन्यासी क्या करता है, ये सन्यासी वन है, ठीक है, सन्यासी वन क्या करता है कि वो अपनी सिस्टर के पास इस बच्ची को भेज देता है, बोल देता है कि इसको ध्यान रखना तुम, ठीक है। सन्यासी वन अपनी सिस्टर को सुकुमारी को दे देता है। अब वहां पे सन्यासी 2 आता है, कौन आता है भाई, सन्यासी 2। महेंद्र अरेस्ट हो चुका है, देखो मैंने लिख दिया महेंद्र अरेस्टेड। अब कौन आ जाता है, सन्यासी 2। अब वो देखता है, जब वहां पे उसी लाश के पास देखता है, पेड़ के पास, जो मतलब वहां जंगल में कल्याणी भी मरी हुई है, तो उन्होंने बोला नहीं, कल्याणी की धीरे धीरे सांसें चल रही है, हल्की हल्की बिल्कुल, मतलब ये मरने वाली है पर अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है। तो सन्यासी क्या करता है, जंगल में जाता है, मेडिसिन लाता है, जड़ी बूटी लाता है, उसको पिलाता है, एंड धीरे धीरे इसकी सांसें तेज होती है और ठीक होती है, मतलब जिंदा होती है। एंड देन उसके बाद सत्यानंद जी आते हैं। सत्यानंद जी कल्याणी को लिख भी दे रहा हूं, कल्याणी को अपने भाई के घर पे भेज देते हैं, किसके, भाई के घर पे, ठीक है, मेरे भाई ब्रदर के घर पे, सत्यानंद के भाई के घर पे, सत्यानंद जी के भाई के घर पे भेज देती है, किसको, कल्याणी को। चलो ये भी हो गया। अब सत्यानंद जी अपने चेलों के या फिर अपने बातचीत से महेंद्र को पुलिस से छुड़वाते हैं। उन्हें पता लगता है कि महेंद्र जेल में है, महेंद्र को छुड़वाते हैं। एंड फिर महेंद्र क्या करता है कि बोलता है, अब इसको ये सन्यासी का पाठ पढ़वाते हैं, एंड महेंद्र बोलता है, देखो महेंद्र को ये पता था कि उसकी वाइफ और उसके डॉटर दोनों मर चुके हैं, अब इस पर और कुछ करने के लिए नहीं रहा जिंदगी में। तो ये क्या करता है, ये भी अब इसके सत्यानंद जी को कहता है कि मुझे आपके साथ आपके जैसा सन्यासी बनना है, और मैं भी अब आपसे इस मठ का वो हूँ, मठ का आपके साथ, इस मठ में आपके साथ ही काम करना चाहता हूँ, ठीक है। समझ आया यहाँ तक आपको। देखो अब सत्यानंद जी बोलते हैं महेंद्र से कि भाई तुम अपने गांव जाओ पादाचीना, और वहां पे जो किला है उसको मजबूत करो, हम देश के अलग अलग हिस्सों से तुम्हें कारीगर भेजेंगे, ठीक है। वहां पे तुम फायर आर्म्स बनाओ बढ़िया से, है ना, क्या बनाओ, फायर आर्म्स, हथियार बनाओ, ठीक है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं एक कैरेक्टर को बताता हूँ आपको, जीवन, क्या नाम है, जीवन।
इनका नाम है जीवन। और अगर देखा जाए तो इनका नाम है जीवानंद। क्या नाम है? जीवानंद। और आपकी बुक में जीवन नाम दे रखा है। जीवन सन्यासी है। क्या होना है? सन्यासी। ऐसा समझो कि ये सत्यानंद के बाद हेड है, सत्यानंद के बाद हेड है, ऐसा समझो। तो जीवन क्या है? जीवन भी एक सन्यासी है। लेकिन सन्यासी होने से पहले इनकी वाइफ थी एक शांति, बहुत सुंदर थी। ओके, शांति थी। अब जो शांति थी ना भाई, वो मर्दों की तरह रहना चाहती थी। कहने का मतलब है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई है ना, बचपन से हिम्मत वाली वैसी ही थी बिल्कुल। लड़ाई वो झगड़े में भी एक आगे थी, है ना। तीरंदाजी में भी बहुत अच्छी थी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, इन सब में बहुत अच्छी थी। दूसरी चीज, हाँ, दूसरी चीज क्या है कि शांति जो थी ना, हाँ, इसकी इनकी वाइफ थी और सुंदर थी। ये सब तो हो गया, चलो। अब ये जीवन है कौन? मैंने तुम्हें बोला था सन्यासी वन ने छोटी बच्ची को जंगल से उठाया, मरी हुई छोटी बच्ची को उठाया, जो मरी नहीं थी, बच रही थी, उस बच्ची को उठाया और अपनी बहन के पास दे दिया। तो भाई ये जो सन्यासी वन था ना, ये और कोई नहीं था, हमारे जीवानंद जी थे, जीवन जी थे ये। आ गया समझ? और इन्होंने ही अपनी बहन को वो बच्ची पकड़ा दी थी। अपने गांव गए थे, और जब वे अपने गांव गए ना, तो वहां पे शांति भी मौजूद थी। अब शांति ने इनको देखकर रोक नहीं पाई और इनके पास भी आ गए। अब क्या हुआ कि ना, एक दिन देखा कि मतलब शांति ना लड़कों का भेष चेंज कर ली थी। देखो क्या था, ये शांति चाहती थी कि मैं आपके साथ मठ में ज्वाइन हो जाऊं, बट सत्तन ये जीवन जी ने मना कर दिया, बोला नहीं ज्वाइन हो सकते। तो शांति ने क्या किया, लड़कों में भेष चेंज करा, साधु वो सन्यासी की तरह भेष में आई, एंड वो भी सन्यासी की तरह काम करने लगी। एंड जीवन जी को इस चीज की भनक हो गई थी, जीवानंद को इस चीज की भनक हो गई थी, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें भी अपनी बीवी से प्यार तो था ही। ठीक है, तो क्या हुआ कि कोई भी लड़की, ये रूल है उनके सन्यासी का, ये जो रिवॉल्ट है ना, ये इनका रूल था कि भाई कोई भी लड़की पहली बार तो ज्वाइन नहीं हो सकती, और अगर ज्वाइन होना भी चाहे तो ये पति पत्नी तो कभी ज्वाइन नहीं हो सकते एक साथ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इनको पता लग रहा था, और इन्हें फिर समझ आया कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूँ, ये अपने सन्यासी विद्रोह वालों को, मठ को धोखा दे रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये लड़ाई, अब कोई भी युद्ध होता था ना इनका अंग्रेजों के साथ, तो उसमें ये अपनी जान देने की कोशिश करते थे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, तो अब आगे क्या हो जाता है, हमने पढ़ लिया कि फायर आर्म्स था, शांति और जीवन के बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि ना, मैंने आपको बताया कि ये खुद को मारने की भी कोशिश करते हैं, बट नहीं कर पाते। एंड उसके बाद हो क्या रहा था कि अब ना ये विद्रोह के अंदर, ये सन्यासी वाला जो ये था आनंद मठ, ये मठ के अंदर बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में लोग शामिल होते जा रहे थे, क्योंकि खाना था नहीं, तो लोग क्या कर रहे थे, इसमें आ रहे थे। तो अब हुआ क्या कि अंग्रेज का जो कैप्टन था ना, अंग्रेज का जो भी कैप्टन था, वो होता बहुत खुश था कि उन्हें इतने सारे सन्यासी, इतने सारे लोगों को एक साथ मारने का मौका मिलता था। ठीक है, इतने सारे सन्यासी लोगों को मारने का मौका मिलता था, लेकिन असली में वो कोई सन्यासी नहीं थे, वो तो बस बाहर बाहर से ऐसे ही थे। जो असली सन्यासी थे वो जंगल के अंदर उस मठ में छुपे हुए थे। लेकिन एक दिन पूरे अंग्रेजों की एक बड़ी फोर्स को पता चल जाता है कि वो मठ जंगल के बीचों बीच है वहां पे, तो वो वहीं जा रहे होते हैं। लेकिन वहां पे हमारा जो महेंद्र होता है, वो अपनी टीम के साथ, पूरी सेना के साथ, दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, मतलब अंग्रेजों की फोर्स वर्सेस महेंद्र की फोर्स। ठीक है, और कई लोग मारे जाते हैं और महेंद्र की फोर्स बहुत कम बच के रह जाती है। जीतता तो आपका महेंद्र ही है। और ये सब जब खत्म होता है, फाइनली जब ऐसी लड़ाई सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये जो शांति और जीवन है, शांति है और जीवन है ना, ठीक है, जीवन, ठीक है, ये अब अपनी बीवी के साथ एक खुशहाल जिंदगी, शांति से जिंदगी बिताता है। ठीक है, इन सबसे लड़ाई विद्रोह से दूर अपने प्रायश्चित करता है ये। ठीक है, ये जितने भी जो भी इन्होंने गलत किया, मठ में मठ वालों को धोखा दिया, ये अपना प्रायश्चित करता है, एंड ये फिर अपनी बीवी के साथ दूर कहीं शांति से जिंदगी बिताता है। एंड जब वो महेंद्र लड़ाई जीत जाता है, विन हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये भी, फिर इसे पता नहीं था कि इसकी बीवी बच्चे जिंदा है, ये देखता है कि वो जिंदा है, एंड फिर ये जाके उनसे मिलता है, इसे पता चलता है कि वो जिंदा है, तो फिर जाके उनसे मिलता है, फिर ये उनके साथ रहता है, एंड फिर ऐसे ही ये नॉवल खत्म होती है। दूसरी चीज देखो, हमारी जो हम सबको बताया गया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कब होती है, 1857 में, है ना। ठीक है भाई, ये तो सबको पता है, लेकिन इससे पहले भी एक वॉर हो रखी है कि सन्यासी विद्रोह, इसके बारे में बहुत कम लोगों को बताया जाता है, पता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा, इसी से ही आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कुछ है या नहीं। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका आजादी। वैसे तो देखो, आपको जो मैंने 2 टॉपिक्स कराया है उन्हीं से आपका सारा हो जाएगा।
बट फिर भी करवा देते हैं थोड़ा बहुत इसमें से भी। तो आज़ादी बाय चमन नहल, ठीक है। ये गांधी क्वार्टेट से ली गई एक, सॉरी क्वार्टर बोलने के लिए, गांधी क्वार्टेट से ली गई एक नोवेल है। चलो ठीक है। ये पब्लिश हुई थी 1975 में मेरे भाई, ठीक है। 1977 में इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था, ठीक है मेरे भाई। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, 1977 और 1979 में इन्होंने द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर अवार्ड भी इन्हें मिला था, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अच्छा, ये 8 महीने की एक नोवेल थी जो कि 3 जून 1947 से शुरुआत हुई थी, ठीक है। जब यहाँ के वाइसरॉय कौन थे? माउंट बैटन जी थे, माउंट बैटन, ठीक है। एंड इन्होंने डिवीजन ऑफ कंट्री की बात करी थी। किस किस में डिवीजन? यानी इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग, ठीक है। 8 महीने तक ये चीज चली थी। 30 जनवरी 1948 को खत्म हुई थी गांधी जी की डेथ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये कहानी है सियालकोट में, जहाँ पे मुस्लिम के लोग मेजोरिटी में रहे। बहुत सारा लोग, मतलब बहुत सारा लोग मुस्लिम के हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका दलाल, ठीक है। हम कुछ ही पार्ट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, उससे से आपका हो जाएगा भाई। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है सर। चलो, अच्छा देखो, इसमें सबसे पहले लाला कंशीराम की बात करी गई है, ठीक है। इनकी बीवी का नाम है, वाइफ का नाम प्रभा रानी। इनकी एक डॉटर है, इनकी डॉटर का नाम है मधुबाला, ठीक है। जिनकी शादी राजीव से होती है। किससे होती है? राजीव से होती है। चलो ये इनका खत्म। अब लाला कंशी का ही एक सन है जिसका नाम है अरुण, ठीक है। क्या नाम है? सन। अब लाला कंशी का एक दोस्त है जिसका नाम है चौधरी बरकत अली। राजा अली वो लाला कंशी का एक दोस्त है चौधरी बरकत अली, ठीक है। और लाला कंशी का जो बेटा था उसका नाम था अरुण। अच्छा, चौधरी बरकत अली के 2 बच्चे थे। एक थी नूरुल निसार, ठीक है, नूरुल निसार। और एक इसका लड़का था जिसका नाम है मुनीर। क्या नाम है मेरे भाई? मुनीर, ठीक है। चौधरी बरकत अली के 2 बच्चे थे, एक है नूरुल निसार लड़की और एक है मुनीर लड़का। अब ये जो अरुण है ना, लाला कंशी का लड़का, ये इस लड़की से प्यार करता था। किससे? नूरुल निसार से। एंड इसका जो दोस्त है मुनीर, इसका ये बचपन का दोस्त है, ठीक है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है भाई, चाइल्डहुड फ्रेंड है बचपन के। एंड ये चौधरी बरकत अली और लाला कंसीराम आपस में भाई बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त है। अब सुनो, लाला कंसीराम का, अच्छा इनके लाला कंसीराम और प्रभा रानी, इनकी मकान मालिक का नाम क्या था? अमरावती, अमरावत, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, इनका एक और दोस्त था हकीम साहिब, है ना, हकीम साहिब ऑफ नारोवाल। और एक ये लाला कंसी का दोस्त था अब्दुल गानी, ये मुस्लिम थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाहर से यहाँ पे ना सालों से, कई सालों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बहुत ही खुशहाल से रह रहे थे। कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। आज तक यहाँ पे कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। बट हुआ क्या कि बाहर से आए हुए या इंडिया से आए हुए लोग सियालकोट के अंदर ही बताते थे कि वहां पे हिंदुओं की और मुस्लिमों की ये लड़ाई हुई, एक्सेट्रा, ये हुआ। तो फिर ना अब्दुल गानी क्या करने लग गया? हिंदुओं को मारने लग गया, खूनम खान करने लग गया, हिंदुओं को मारने लग गया। अब्दुल गानी ने खून मारने लग गया। लेकिन वहीं पे चौधरी बरकत अली और हकीम साहिब, ये बहुत ही, मतलब ये एंटी हिंदू नहीं थे, ठीक है। ये बिना ये लड़ाई वड़ाई पे भरोसा नहीं रखते थे, लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे, चौधरी बरकत अली और हकीम साहब, है ना। बट ये अब्दुल गानी हिंदू को मारने लग गया, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जैसे मैंने बताया, बाहर से आए हुए सिख और हिंदू, मतलब बाहर से आए हुए मुस्लिम्स जो होते हैं सियालकोट में आते हैं मुस्लिम्स, और वो बताते हैं कि बाहर, हाँ, हम इंडिया के अंदर सिखों ने और हिंदुओं ने मिलकर कैसे मुस्लिम्स को मारा। खैर वो विद्रोह चल रहे थे, लड़ाई चल रहे थे, तब की बात है। तो फिर यहाँ पे मुस्लिम भी गुस्सा होकर, है ना, मारने लगते हैं हिंदुओं को, काटापीटी करने लगते हैं। ये होता है यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, है ना। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ाई वड़ाई सब 24 जून के बाद की बात है। यहाँ पे 24 जून के बाद की बात है। एंड दूसरी चीज, जब पार्टीशन की खबर आती है, जब पार्टीशन की खबर आती है तो उसके बाद उसमें ना सबका अलग अलग वो होता है। मतलब जब पार्टीशन की खबर आती है उसमें सबका रिएक्शन अलग अलग होता है। जो मुस्लिम्स होते हैं उनके घर के बाहर, हिंदू मतलब इंडिया पाकिस्तान में जो पार्टीशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो मुस्लिम्स होते हैं उसमें सबके घर के बाहर दिए जलाए जाते हैं, है ना। एंड जो सिख और आपके हिंदूज होते हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, अलग लगता है, ठीक है, उनका रिएक्शन अलग होता है। एंड अब होता क्या है, जहाँ पे ये लाला कंशीराम वगैरह एंड ये सब लोग रहते हैं, तो वहां पे ना क्या लगा पड़ा है? एक गेट लगा हुआ है। आपको समझ आ रहा है? हाँ, तो वो मुसलमान के घर पे जो दिए जलाए जा रहे थे, मैं बता रहा था ना, गेट तो लगा रहता है यहाँ पे लाला कंशी उधर के, लेकिन वहां पे मैं बता रहा हूँ आपको
कि लाला घनश्याम जहाँ रहते थे वहां तो गेट लगा रहता था, लेकिन मैं अभी आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो मुस्लिम लोग दिए जला रहे थे, वो नाच गाना कर रहे थे, है ना, वो हिंदुओं के घर के सामने डांस वगैरह कर रहे थे, उन्हें दिखा रहे थे, जला रहे थे एक तरीके से, मतलब है ना, होता है हर किसी में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है देखो। अब वहां पे लाला कंची राम के घर के पास एक गेट लगा पड़ा है, ठीक है। एंड गेट इसलिए लगा पड़ा है क्योंकि सियालकोट एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। एंड वहां पे ना क्या हो रखा है, लाला कंची के घर के उधर आपका क्या बोलते हैं उसे, हिंदू यूथ क्लब बने पड़े हैं। क्या बने पड़े? हिंदू यूथ क्लब। उसमें क्या होता है, लोगों ने बना रखा है हिंदू यूथ क्लब, क्योंकि हिंदू वहां पे कम है एंड मुस्लिम लोग मेजोरिटी में है। एंड अब्दुल गानी जैसे कुछ लोग हिंदूज पर अच्छा नहीं करते, उन्हें काटते मारते हैं भी, पता है, इस वजह से वहां पे हिंदू क्लब बन रखे हैं, हिंदू यूथ क्लब। अब होता क्या है कि इनके पास एक गेट में ना एक इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर मुस्लिम रहते हैं वो, उनका नाम अभी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। इंस्पेक्टर मुस्लिम रहते हैं वो। तो वो बोलते हैं कि भाई लाला कंची राम के उधर, यहाँ जहाँ पे ये सारे लोग रहते हैं हिंदू लोग, तो वहां पे गेट लगा था। तो लाला कंची राम को, मतलब वो वाले गेट को उन्होंने कहा कि इस गेट को खोलो। तो उनसे इंस्पेक्टर के अंदर एक सिख कांस्टेबल था, तो सिख कांस्टेबल ने मना कर दिया, ठीक है। तो वो अब गेट खोलने से मना कर दिया, जबरदस्ती खुलवाने से तो नहीं हुआ। लेकिन फिर वहां पे एक डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम है प्राण नाथ चड्डा, ठीक है मेरे भाई, प्राणनाथ चड्डा, है ना। ये होता है, ये डीएसपी होते हैं। तो वो उस जो चीज है कि जबरदस्ती वो जो गेट खोलने को कहते हैं, उस चीज को वो शांत करवाते हैं। एंड शांत करवाने के बाद वहां पे जब तक ये डीएसपी रहते हैं, ये प्राणनाथ चड्डा जो है, ये डीएसपी रहते हैं, तब तक तो सियालकोट में सब कुछ शांत रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन लेकिन इनका जो बॉडीगार्ड रहता है, इस डीएसपी का बॉडीगार्ड जो रहता है, वो इनको मरवा देता है, मार देता है। उसके बाद भाई सारा हाल बिगड़ जाता है, बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। समझ रहे हो आप? वहां पे फिर से दंगे फसाद वही सब चीजें होने लगती है, क्योंकि भाई आजादी के बाद बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाती है, बहुत माराकाटी होती है। ये मधुबाला और राजीव ट्रेन से ना भाई अपने पापा के पास आ रही थी ये, एंड उनको रास्ते पे अब्दुल गानी भाई मार देता है जान से, इतनी हालत खराब हो रही थी, सोचो आप, इनको मार देता है अब्दुल गानी ट्रेन पे ही। अब क्या होता है कि ये जो अरुण है अपनी मधुबाला और अपने जीजा राजीव का डेड बॉडी लेने जाता है, तो वो अब्दुल गानी से रास्ते पे मिलता है, तो अब्दुल गानी बोलता है कि मैंने इन्हें रास्ते पे काट दिया है। एंड उसके बाद क्या होता है कि अब लाला कंचीराम और अरुण जा रहे होते हैं ट्रेन से, तो छोड़ने के लिए कौन आता है भाई? चौधरी बरकत अली और इसका बेटा मुनीर आता है, ठीक है। चौधरी बरकत अली और मुनीर आता है, पैदल पैदल ये जा रहे होते हैं छोड़ने। एंड उसके बाद मुनीर ना एक लव लेटर देता है, क्या देता है? लव लेटर, जो कि इसकी बहन नूरुल निसार ने लिखा था अरुण के लिए, है ना। नूरुल निसार अरुण को, और उसमें आंसुओं से भरा वो लेटर होता है, ठीक है, बहुत ही दुख भरा लेटर होता है। उसमें वो उसके लिए प्रे कर रही होती है कि मेरे लवर अरुण की रक्षा करना। प्लस में ये भी लिखा था कि मतलब उन्होंने, नूरुल निसार ने ये भी कहा था कि अरुण शुड कन्वर्ट, है ना, अरुण को कन्वर्ट हो जाना चाहिए, किस पे? मुस्लिम में। बट अरुण इसके लिए रेडी नहीं था, ठीक है। अब क्या रहता है कि ये जो लाला घनश्याम है ना, लाला घनश्याम को वो मतलब छोड़ते हैं, तो गाड़ी वाड़ी में बैठाते थे जनरल लीज के साथ। एंड ये और कुछ लोगों के साथ ग्रुप बनाकर जनरल लीज इनको नौरोवल तक छोड़ देते हैं। इसमें हकीम साहिब भी इनके साथ होते हैं, ठीक है, हकीम साहिब ऑफ नौरोवल। तो अब ये वहां जाकर देखते हैं कि मतलब कई सारे मुस्लिम्स लोग, आई थिंक 40 हिंदू गर्ल्स को है ना, क्या रहता है कि मतलब उनकी मार्चिंग हो रही होती है, मतलब जो ये रहता है आपके 40 हिंदू गर्ल्स को मार्चिंग करवा रहे होते हैं उनके साथ बुरा करके, है ना। तो ये सब देखकर जो जनरल रीज एंड सारे ये सब होते हैं ना, लाला कांशीराम एंड हकीम साहिब, ये सब आंखें बंद कर लेते हैं। हकीम साहिब बोलते हैं कि ऐसा बुरा काम ये सब ना करे, है ना, अपने मुस्लिम लोगों के बारे में तो सोच के कहते हैं। एंड यहीं पे इस वाले पार्ट का एंड हो जाता है। समझ आया आपको? ठीक है भाई, ध्यान रखना। 40 वहां पे वो क्या जाके दिखते हैं, 40 मुस्लिम 40 इंडियन वुमेन्स को तो मार्च करवा रहे होते हैं। मार्च मीन्स रोड पर चलवा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से, जिससे इन्हें आंखें बंद करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है, जिस पार्ट का नाम था दल्लल, ठीक है मेरे भाई।
भाई अब होता क्या है ना कि इसके टोटल 3 पार्ट्स थे, ठीक है। एक तो था द लल, इसके बाद था सेकंड वाला द स्ट्रॉन्ग, है ना, जो कि मैंने नहीं कराया। एक है द आफ्टरमैथ, आफ्टरमाथ करके था, AFTER, आफ्टर मैथ, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि ये ना कुछ फैमिलीज के साथ इंडिया पहुंच जाती है, इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, इंडिया क्रॉस कर देते हैं। एंड ये लाला कंचीराम जोर जोर से चिल्लाता है भारत माता की जय, है ना। अब ये फिर उसके बाद अमृतसर जाता है, बट अमृतसर में इन्हें कोई भी रहने की जगह नहीं मिलती, ये अपने पुराने रिश्तेदार के पास जाता है, तो वो इसे मना कर देते हैं अपने वहां पे रखने से। एंड उसके बाद ये जाके दिल्ली जाता है, ये सोचता है कि कोई बिजनेस विजनेस सेटअप करूंगा, लेकिन इन्हें एक कैंप में, एक कैंप रहता है वहां पे अलीपुर रोड पे, एक कैंप रहता है, उस कैंप में इन्हें रहने की जगह मिलती है एंड वहां पे ये अपना सेटअप करते हैं। एंड इनके साथ जो बाकी फैमिलीज गई थी वो भी कि दिल्ली में ही आ जाती है, ठीक है। इनके साथ और भी फैमिली गई थी, अगर आप पढ़ोगे ना डिटेल में तो द स्टॉर्म वाले में आपको पढ़ने को मिलेगा कि क्या क्या हुआ, आप पढ़ना। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं लगा, मैंने जितना करा इतने में आपको पेपर हो जाएगा, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, अभी चैप्टर्स नहीं कंप्लीट करवा रहा मैं, ठीक है। बाय द वे मैंने सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया। चलो इस पे बात कर लेते हैं थर्ड वाले पे, आफ्टर मैथ वाले पे, है ना। फिर ये दिल्ली जाके सेटअप करते हैं, तो अमरावती वगैरह इनके साथ जो भी फैमिलीज गई थी वो तो दिल्ली में किसी न किसी के अपने रिश्तेदार के घर पे ना कहीं पे रह लेते हैं, जगह मिल जाती है। एंड उसके बाद ये भी अलीपुर रोड में कैंप में रहने लगते हैं, किसी के कोई कैंप था उसके अंदर ये रहने लगते हैं, ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है मेरे भाई। एंड फिर क्या रहता है, हाँ इन्हें मैंने बता दिया ना आपको, अलीपुरा रोड पर कोई कैंप था, किंग्स वे कैंप करके कुछ था, उसमें इन्हें रहने की जगह मिल जाते हैं। देन उनके बाद इनको खबर आती है कि गांधी जी की डेथ हो गई है, ठीक है मेरे भाई, गांधी जी की डेथ हो गई है। और उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है, ये नोवेल जो है ये खत्म हो जाती है। तो एग्जाम ओरिएंटेड में जितना आपको पढ़ा सकता था मैंने पढ़ा दिया, इतने से आपका निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है मेरे भाई। पेपर अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है, टेक केयर।